ट्राइकोनोसी एंड वर्म पैरासाइट। जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, आपने वर्म इन्फेस्टेशन पढ़ा है, टेप वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म, ये सारे जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैं, इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन को किल करने का काम इयोसिनोफिल करती है। अब देखो न्यूट्रोफिल ये काम क्यों नहीं कर सकती? न्यूट्रोफिल ये काम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि न्यूट्रोफिल का जो न्यूट्रोफिल जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स को इनहेल कर सकती है, इंजेस्ट कर सकती है। लेकिन इयोसिनोफिल जो है इतने बड़े पैरासाइट जो होता है वो अपनी लेंथ में भी काफी बड़ा होता है, तो उनको वो इंजेस्ट नहीं कर सकती, वो उनको अपने अंदर एंट्री नहीं ले सकती। तो फिर वो कैसे किल करेंगी? इयोसिनोफिल कितना ही बड़ा वर्म इन्फेस्टेशन हो, कितना ही बड़ा पैरासाइट हो, उस पैरासाइट के चारों तरफ इयोसिनोफिल जो है वो एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद में इयोसिनोफिल में प्रेजेंट जो लाइसोजाइमेटिक एंजाइम होते हैं इनके ग्रेन्यूल्स में कोई माइक ऑन कर रखा है, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। जो इयोसिनोफिल है वो उस पैरासाइट के चारों तरफ जो है वो एक सर्किल बना लेती है, एक कवरिंग बना लेंगी। उसके बाद में इयोसिनोफिल के ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट जो लाइसोजाइमेटिक एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होकर के वो पूरे के पूरे उस पैरासाइट के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे, जिससे वो पैरासाइट जो है वो किल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह से काम करती है इयोसिनोफिल। साथ ही साथ ये हमारी जो फॉरेन प्रोटीन्स होती हैं उन फॉरेन प्रोटीन्स को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम इयोसिनोफिल करती है। फॉरेन प्रोटीन जानते हैं आप क्या होते हैं? व्हाट इज फॉरेन प्रोटीन? एक वर्ड आया ना, फॉरेन प्रोटीन, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? फॉरेन प्रोटीन का मतलब अपनी बॉडी से जो बाहर से इनटेक कर रहे हैं। जैसे कोई एग्जांपल? बाहर से इनटेक कर रहे हैं। कोई एग्जांपल? वायरस हो गए। वायरस? कौन कह रहा था वायरस? बताइए कैसे? जो बॉडी के बाहर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, वही पूछा मैं, एग्जाम्पल कोई? एग्जाम्पल लाइक जैसे कुछ भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एनीथिंग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है जब भी हम बीसीजी का वैक्सीनेशन करते हैं। सेम एज लाइक आपके चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, रूबिला और पोलियो। लेकिन जब कभी किसी को टिटनेस हो जाता है तो टिटनेस की एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो पाती बॉडी में। वो तो हो पाती है क्या? नहीं हो पाती। या कोई व्यक्ति को स्नेक बाइट हो गया, पॉइजन, उसके स्नेक विनोम के अंदर पॉइजन मौजूद है, टॉक्सोइड प्रेजेंट है, तो भी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो रेडीमेड एंटीबॉडीज, जिनको आप टॉक्सोइड्स कहते हैं, टिटनेस जो है वो एक टॉक्सोइड्स है। टॉक्सोइड्स का मतलब जो रेडीमेड प्रोटीन एंटीबॉडीज इंसर्ट इनटू द ह्यूमन बॉडी। अब वो रेडीमेड एंटीबॉडीज कहाँ से मिली हमें? जानवरों की प्रोटीन से, एनिमल प्रोटीन से मिली वो। तो ऐसी प्रोटीन को भी डिटॉक्सिफाई करने, वो प्रोटीन चूंकि फॉरेनर है, बाहरी है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इसके लिए उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी इयोसिनोफिल करती है। रेबीज को आप ले लीजिए, रेबीज जो है उसकी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो पाती, तो ऐसी कंडीशन में
रेबीज के जो है रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो अवेलेबल होती हैं, जो पेशेंट को दी जाती हैं। ये इनमें फर्क होता है। अब फॉरेन प्रोटीन तो खैर अपन यूं कह सकते हैं, है जी, बताओ क्या बोले सर? स्नेक बाइट में भी तो लेते हैं सर एंटीबॉडीज बाहर से। हाँ, हाँ बोल रहा हूँ मैं, स्नेक बाइट भी बोल रहा हूँ मैं। हाँ। स्नेक बाइट में भी यस सर। क्योंकि उस एंटीजन के प्रति हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाती। आपके स्नेक बाइट हो गया, आपके टिटनेस हो गया, आपके रेबीज हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में इंसर्ट करनी पड़ती है, तो उनको हम एक तरीके से कहते हैं फॉरेन प्रोटीन्स। नेक्स्ट आप देखिए बेसोफिल, दे आर डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स, ये डार्क फॉर्म में डार्क ब्लू होते हैं। न्यूट्रोफिल लाइट ब्लू है, बेसोफिल डार्क ब्लू है। बेसोफिल कंटेन, मैंने आपको बताया था, बेसोफिल आर सिमिलर टू मास्ट सेल इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो मास्ट सेल थी, जो हिस्टामिन और हेपेरिन का प्रोडक्शन कर रही थी, वहां पे सेम वही काम ब्लड के अंदर बेसोफिल करती है। इट मींस दे प्रोड्यूस द हिस्टामिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन एंड हेपेरिन, हिस्टामिन क्या करता है? एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और हेपेरिन जो है वो एंटी कोएगुलेंट का काम करता है, यानी ब्लड का क्लोट जो है वो नहीं जमने देता। जब ब्लीडिंग हो जाती है हमारे, और वुंड जो है ओपन हो जाती है, यानी जो ब्लीडिंग साइट है जहां से खून निकल रहा है, जहां से रक्तस्राव हो रहा है, वो जगह ओपन हो जाती है। ओपन होने की वजह से ब्लड जो है कम आउट, ब्लड बाहर आने लग जाता है। अब जब ब्लड बाहर आ जाता है तो उस समय एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रेजेंस में हेपेरिन उस ब्लड में से डिसअपियर हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है। उसके बाद में जैसे ब्लड बाहर आया तो ब्लड का क्लोट जम गया। जब तक उसमें हेपेरिन रहेगा तब तक उसमें ब्लड का क्लोट नहीं जमेगा। जैसे ही हेपेरिन खत्म हुआ, ब्लड का क्लोट जमने लग जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि तो अपन उस समय बात कर रहे थे, मैंने आपको बता दी थी क्या कि जो एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी है, इज दिस ए डिफेंस प्रोसेस फॉर आवर बॉडी? यस, मैंने आपको उस समय भी बताई थी, ये डिफेंस प्रोसेस है बॉडी का, जिससे हमें वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं कि इस पेशेंट को इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो जो शॉक अराइज होता है ना, यदि आप कोई भी ऐसी एलर्जी के हाइपर सेंसिटिव ड्रग, मेडिसिन, फूड, कलर, क्लोथ्स, उनके संपर्क में यदि पर्सन आता है और वो यदि उससे एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उसकी वजह से शॉक डेवलप होता है। एक शॉक का नाम होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, यानी एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो शॉक डेवलप होता है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। शॉक एक ऐसी सडन ऑनसेट ऑफ फैटल कंडीशन होती है बॉडी की। शॉक जो है, यदि हम उसको डिफाइन करें, इट इज ए फैटल सडन ऑनसेट। फैटल का मतलब प्राणघातक, ऑनसेट का मतलब तुरंत डेवलप होने वाली, और डेंजर लाइफ, जीवन को खतरे में लाने वाली परिस्थितियां होती है, जिसको हम शॉक कहते हैं। इसके कई टाइप होते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वो डेवलप होता है एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, जिसमें एकदम से बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जो है वो सारे स्टॉप्ड हो जाएंगे, काम करना एकदम बंद कर देंगे, और पेशेंट मे बी डाई। ओके, नेक्स्ट है आपके ए ग्रेन्युलोसाइट्स, विच आर टू टाइप्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द थर्ड टाइप कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स। एनके सेल्स भी सम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स, देखिए अब टी लिम्फोसाइट का कार्य क्या है?
T lymphocytes help recognize foreign objects as antigen and may directly destroy some foreign antigens. टी लिम्फोसाइट का काम है कि फॉरेन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करना और उनको डायरेक्टली किल कर देना या डिस्ट्रॉय कर देने का काम होता है। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो दे बिकम प्लाज्मा सेल्स, ये प्लाज्मा सेल्स बन जाती हैं और प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू द फॉरेन एंटीजन। उसके बाद में वो एंटीजन को एंटीबॉडी बनाती हैं किसी भी एंटीजन के प्रति, जिससे कि इम्यूनिटी मिलती है। अब देखिए आप, टी लिम्फोसाइट काम करेगी जो मैंने आपको उसमें बताया है ना, क्या बोलते हैं, स्नेक बाइट और इन सब केस के अंदर टी लिम्फोसाइट काम करेगी। बी लिम्फोसाइट आपके काम करेगी बीसीजी, जो वैक्सीनेशन जो होते हैं, वैक्सीन जिसको अपन बोलते हैं, उसे बी लिम्फोसाइट काम करती है। विच आर रेमिनेंस फॉर इम्यूनिटी, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रतिरोधकता प्रोवाइड करती है। और जो एनके सेल्स होती है, दे डिस्ट्रॉय द फॉरेन सेल्स बाय केमिकल रप्चरिंग देयर मेम्ब्रेन। एनके सेल्स का काम करने का तरीका क्या है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यानी जो फॉरेन सेल्स हैं, जो फॉरेन एंटीजेंस हैं, उन एंटीजेंस की मेम्ब्रेन को केमिकली रप्चर कर देना, नष्ट कर देने का काम जो है वो एनके सेल्स करती है। इनका डिफेंस का ये प्रोसेस होता है। एक एग्जांपल देखिए आप इस एनके सेल्स का, कि अभी कोरोना वैक्सीन आई। कोरोना वैक्सीन अपने इंडिया में एक तो एस्ट्राजेनेका कंपनी की आई थी, और कौन कौन सी कंपनी की आई थी कोरोना वैक्सीन? मोस्टली चली थी ना, कोवैक्सीन और कोविशील्ड और रशिया की वो थी, क्या है, स्पुतनिक थी कि नहीं? यस सर। रशिया की स्पुतनिक थी। अच्छा, आप लोग गए नहीं। कजाकिस्तान और इधर के रीजन में, रशिया रीजन में, यूक्रेन और इन सब कंट्री में स्पुतनिक ज्यादा चली थी। अपने इधर कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो है वो बाहर भी अलाउड थी। कोवैक्सीन अपने प्रॉपर इंडिया का प्रोडक्ट था ये पूरा। इनमें फर्क क्या था? इनमें फर्क था इनके काम करने के तरीके में। काम करने के तरीके, सम ऑफ देम वैक्सीन जो है, they directly affect on the DNA of coronavirus. Some of them vaccine, they rupture the membrane covering of the coronavirus. तो या फिर some of them vaccine, they kill the protein which helps to maintain their stability of the cell membrane. तो सबकी जो वैक्सीन है, इनके सबके काम करने का, पर मेन मोटो जो था वो एक ही था कि प्रोटेक्ट कोरोना वायरस। तो सेम इसी पैटर्न में ये होता है। नेक्स्ट है आपकी मोनोसाइट। मोनोसाइट, दिस WBC आर लार्जेस्ट अमंग ऑल। सभी में WBC जो है, मोनोसाइट WBC जो है वो सब में लार्ज होती है। दे आर, बहुत अच्छी वो है, ध्यान दीजिएगा आप मोनोसाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा आप थोड़ा सा ना। दे आर प्रोफिशिएंट एंड सेल्फ लोकोमोशन अमीबॉइड मूवमेंट। सबसे पहली बात तो ये होगी कि मोनोसाइट में अमीबॉइड मूवमेंट प्रेजेंट होता है। एंड आर एबल टू स्क्वीज बिटवीन द सेल्स ऑफ कैपिलरी वॉल एंड आउट इन टिश्यू स्पेस बाय द प्रोसेस ऑफ द डायपेडेसिस। डायपेडेसिस प्रोसेस जानते हैं? डायपेडेसिस प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी ब्लड वेसल्स की वॉल में से ब्लड वेसल्स का स्क्वीज होकर के, स्क्वीज का मतलब जैसे निचोड़ के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो डायपेडेसिस कहलाती है। तो मैक्रोफेजेस प्रोवाइड ए गुड एग्जांपल ऑफ द ड्यूअल लोकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। सम आर फिक्स्ड like in liver, spleen and red bone marrow, RE system, और some are motile। इनका काम क्या होता है?
इनका काम भी सेम आपको पता है, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट दी फॉरेन पार्टिकल्स। पर देखिए कैसे करते हैं ये, इनका काम करने का तरीका क्या है। ड्यूरिंग द साइट ऑफ इंफेक्शन, जिस जगह पे बॉडी में इंफेक्शन होगा, कहीं भी आप कोई सी भी साइट चूज कर लीजिए, बट ड्यूरिंग द जिस जगह पे इंफेक्शन साइट है वहां पे आइदर वायरस और बैक्टीरिया जो है वो, एक मिनट फोन आ रहा है। एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, जिस साइट पे इंफेक्शन हो रखा है वहां पे आइदर बैक्टीरिया और वायरस किल द लिविंग हेल्दी सेल्स। तो जो लिविंग हेल्दी सेल्स हैं उनको वायरस और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो जो डेड सेल्स हैं उन डेड सेल से स्पेशल प्रकार का केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन फर्स्ट। मैं कल भी परसों भी कहीं आया था, मैं कह रहा था मैं कहीं पढ़ाऊंगा इस चीज को। जो डैमेज्ड सेल्स हैं उन डैमेज्ड सेल से इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज होता है, एक केमिकल सब्सटेंस। अब सेल डैमेज कब होंगी? सेल डैमेज जब होंगी जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस उनको डिस्ट्रॉय करेगा। अब आप ये मत कह देना सेल डैमेज मतलब सर सेल डैमेज तो ये जो WBC और RBC और प्लेटलेट्स हैं ये भी तो डैमेज होती हैं जब इनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है तब। तो याद करिए, इसका आंसर मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो सेल है जब अपनी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो अपोप्टोसिस प्रोसेस है, वो बेनिफिशियल प्रोसेस है। और यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस की वजह से जो सेल डेथ या टिश्यू डेथ हो रही है वो नेक्रोसिस है, वो हार्मफुल प्रोसेस है, अनप्रोग्राम्ड है, अनकंट्रोल्ड है, ये सब चीजें उसमें है। तो यहाँ पे जो सेल डेथ हो रही है वो प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस है। तो वो जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनसे इंटरल्यूकिन फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है। दिस इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इंटरल्यूकिन फर्स्ट एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस which causing the rise in body temperature associated with microbial infection। हाइपोथैलेमस में आपको पता है हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट कब रिलीज हुआ? जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन ने, उस इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म ने हमारी लिविंग हेल्दी सेल्स को किल करना शुरू कर दिया। तो उस इंटरल्यूकिन ने हाइपोथैलेमस पे अपना इफेक्ट डाला, तो हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब्ड हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया। ऐसी कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर राइजेस हो जाता है और हमें फीवर आ जाता है। तो यही एक, देखिए कितना बड़ा डिफेंस प्रोसेस है। यदि कोई वायरल कोई इन्फेक्शन बॉडी में नहीं है तो आप देखेंगे कि विद इन 2 और 3 डेज के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका बॉडी टेम्परेचर कई दिनों तक लॉन्ग टाइम परसिस्ट रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए बना रहता है, तो फाइनल डॉक्टर क्या कहता है कि एक बार इन्फेक्शन चेक करवाते हैं, ब्लड इन्फेक्शन चेक करवाते हैं, ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या आपको कहीं कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं होगा। इसका मतलब जब भी आपकी बॉडी में माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा तो उसका फर्स्ट जो सिग्नलिंग जो वार्निंग साइन है वो आपका ये है कि आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और क्या करती हैं ये इंटरल्यूकिन? क्या करेगा? स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सम ग्लोबुलिन बाय द लीवर। अब लीवर को स्टिमुलेट करता है कि आप कुछ ज्यादा मात्रा में ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन करो। क्यों? क्योंकि इट विल नेसेसरी टू फाइट द
pathogens. Next है enhance the production of activated T lymphocyte. जो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स है उनके प्रोडक्शन को ये बढ़ा देंगे। क्यों? टी लिम्फोसाइट क्या काम करती है, ये ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है। दे टी लिम्फोसाइट हेल्प रिकॉग्नाइज, लिखा हुआ है ना, टी लिम्फोसाइट हेल्प रिकॉग्नाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंटीजन एंड मे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय। तो ये 3 काम जो है वो इंटरल्यूकिन फर्स्ट करेगा, विच इज रिलीज्ड बाय द डैमेज्ड सेल्स at the site of the infection in the body. Macrophages are motile whereas others are fixed. Macrophages जो है वो मोटाइल होती हैं और कुछ जो है वो फिक्स्ड होती हैं। तो अब जो फिक्स्ड है उनको किस किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पहले की स्लाइड में भी कहीं बताया था। कनेक्टिव टिश्यू में उनको हिस्टोसाइट्स या मास्ट सेल कह सकते हैं। ब्रेन में माइक्रोग्लिया है, लीवर में कुफर है, लंग्स में एल्वियोलार है, रेटिकुलर सेल्स यानी स्प्लीन, लिम्फ नोड और थाइमस ग्लैंड में उनको अपन रेटिकुलर सेल्स कहते हैं। नेफ्रॉन के अंदर उनको अपन मैसेंजियल सेल्स कहते हैं और बोन के अंदर उनको हम ओस्टियोक्लास्ट के नाम से जानते हैं। इंक्रीज WBC काउंट कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस. Leukocytosis is the term which denote that increased amount of WBC count. अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ये एक वर्ड है इंक्रीज WBC काउंट कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। तो मैंने तो आपको कुछ दिन पहले बताया था इंक्रीज WBC काउंट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। तो ल्यूकोसाइटोसिस लिखें या ल्यूकीमिया लिखें? ल्यूकीमिया तो कैंसर का नाम है ना सर? नहीं, तो इसका मतलब ल्यूकीमिया और ल्यूकोसाइटोसिस दोनों एक ही बात हुई ना। कैंसर का नाम कैसे है, मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप ऐसे आंसर देते हैं। Amount of increase in WBC will called leukemia. वो आप एक बार फिर से बोलिए। सर एक्सिस अमाउंट में अगर WBC काउंट बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है WBC काउंट, तो उसको ल्यूकीमिया कहेंगे, ब्लड कैंसर। अच्छा, और यहाँ जो ल्यूकोसाइटोसिस लिखा हुआ है इंक्रीज WBC काउंट, उनमें क्या फर्क हो गया? इसमें मतलब जितनी जरूरत है ब्लड के अंदर उतनी ही। नॉर्मल इंक्रीज वन WBC काउंट होगा तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, बट अगर बहुत ज्यादा ही हो जाता है तो फिर अपन उसको ल्यूकीमिया कहेंगे। ठीक है, देखिए जब कभी भी बॉडी में इंफेक्शन होता है तो उसमें WBC काउंट स्वतः ही बढ़ेगी, दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन जब एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा जब इंफेक्शन आपकी बॉडी से, वापस WBC नॉर्मल, उसमें नॉर्मल वॉल्यूम में आ जाएंगी। तो इन्फेक्शन के टाइम पे WBC का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ जो WBC काउंट बढ़ रही है ल्यूकोसाइटोसिस में, वो सारी WBC मैच्योर है। लेकिन जो ल्यूकीमिया हो रहा है उसमें इंक्रीज काउंट हो रहा है, इंक्रीज WBC काउंट हो रहा है, इमेच्योर WBC का काउंट बढ़ रहा है और कम भी नहीं आ रहा, वो कम भी नहीं आ रहा, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये फर्क होता है ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकीमिया दोनों में वर्ड्स आप सेम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्रीज WBC काउंट, पर उसके साथ में आपको 2 लाइन और भी ऐड करनी पड़ेगी। मैच्योर WBC काउंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन leads to increased WBC count that called leukocytosis। और उधर आप ल्यूकीमिया लिखें increase proliferation of premature WBC count which could not come down in normal volume or normal position, that is leukemia। तो ल्यूकोसाइटोसिस often indicate infection, वो इन्फेक्शन को शो करता है, और मैं बोल ही रहा हूं आपको ये बात।
इन्फेक्शन खत्म हुआ, वापस से आपकी नॉर्मल डब्ल्यूबीसी आ जाएंगी। और ल्यूकोपीनिया क्या है? इट इज लो डब्ल्यूबीसी काउंट which may be present in the early stage of disease such as Mycobacterium tubercle bacilli. Mycobacterium tubercle bacilli यानी जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो कम हो जाती है, जिसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी थ्रोम्बोसाइट्स। अभी 50 सेकेंड्स हैं तो आप तुरंत वो नेक्स्ट उसको ज्वाइन करना। कल आपकी क्लास सुबह अर्ली कल सुबह आप लोगों की क्लास अर्ली इन द मॉर्निंग ले लें, अराउंड 6:30 और 7 o'clock। हाँ सर। संडे है जिससे आप लोग भी फ्री रहेंगे पूरे दिन भर के लिए, और मुझे भी थोड़ा काम। यस सर। सर हाँ सर। ठीक है, और ठीक है, फिर मैं अभी देर रात तक मैं सुबह का लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है उसको ऐड करना है ना? एक दो दिन की बात है, फिर बोर्ड से हमारे जैसे सिस्टम शुरू होंगे ना, वो तो इससे नहीं पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला हमारा हार्ट शुरू होगा, जैसे ये ब्लड चैप्टर कंप्लीट होगा सबसे पहले अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट को तो स्लाइड से नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए तो ब्लैक बोर्ड और मॉडल्स चाहिए। तो कोई इधर रहता है आसपास जो इसको मैनेज करना जानता हो कि कैसे बोर्ड से अपन डायरेक्ट टच कर सकते हैं इन सब चीजों को? कोई जानता हो तो बता देना मुझे फोन करके। तो नेक्स्ट है अपने थ्रोम्बोसाइट्स। उससे नेक्स्ट अपन जब कार्डियोवैस्कुलर पढ़ेंगे ना, वहां से फिर अपने शार्प एनाटॉमी स्टार्ट हो जाएगी। तब आपको लगने लगेगा कि हाँ कुछ हम पढ़ रहे हैं। अभी तो ये सब इंट्रोडक्टरी, आप 50-60% तो आप लोगों को इनमें सब में पता ही है क्या है ये सब चीज। द प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। Some of stem cells in red bone marrow differentiate into large cells called megakaryocytes. मैंने आपको बताया था जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं मेगाकैरियोब्लास्ट में। मेगाकैरियोब्लास्ट मेगाकैरियोसाइट में डेवलप होती है। मेगाकैरियोसाइट जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स में डेवलप होती हैं। ये इनका डेवलपमेंटल स्टेज होता है थ्रोम्बोसाइट्स का, which break down into small piece that enter circulation। ये ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। द रेड बोन मैरो डिफरेंशिएट इनटू लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। यहाँ 1 मिनट इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ देखिए, मल्टीपोटेंट यानी हीमोब्लास्ट सेल से जब आपके मेगाकैरियोब्लास्ट बनती हैं यानी माइलोइड स्टेम सेल्स बनती हैं। माइलोइड स्टेम सेल्स जब मेगा कैरियोब्लास्ट बनती हैं और मेगा कैरियोब्लास्ट मेगा कैरियोसाइट में डेवलप होती हैं, तो ये मेगा कैरियोसाइट जो है ये लार्ज पार्टिकल होता है, बड़ा पार्टिकल होता है, लेकिन उसके बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द स्मॉल पीसेस, और तब जाके जो स्मॉल पीसेस बनते हैं वो प्लेटलेट्स कहलाती है। देखिए इनके काम, इनका क्या नेचर होता है। ये मेगा कैरियो जो साइट बनती है ये लार्ज पार्टिकल सेल्स है। दे ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस एंड बिकम्स द प्लेटलेट्स नाउ। तो फाइनली जो बन रही है वो प्लेटलेट्स है। यही बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है।
Some of stem cells in the red bone marrow differentiate into large cells called megakaryocyte, which break down into small pieces that enter the circulation and become the thrombocytes or platelets. These are small oval circulating piece are, ये ओवल शेप में होती है, स्मॉल होती है, हमेशा सर्कुलेटिंग फॉर्म में रहती है। लाइफ स्पेन का 5 to 9 days होता है, और इफ नॉट यूटिलाइज्ड बिफोर देम, यदि इनका यूज नहीं किया गया तो ये 5 से 9 days में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। Thrombopoietin is the glycoprotein hormone which is secreted by the kidney and liver, which stimulate the proliferation of megakaryoblast, which mature into the megakaryocytes. थ्रोम्बोपोइटिन जो हार्मोन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जो कि किडनी और लीवर से सेक्रीट होता है। ये स्टिमुलेट करता है रेड बोन मैरो कि वो मेगाकैरियोब्लास्ट सेल्स का प्रोलिफरेशन करे, उत्पादन करे। मेगाकैरियोब्लास्ट जो है वो मैच्योर मेगाकैरियोसाइट में कन्वर्ट होती हैं, और मेगाकैरियोसाइट जो है वो प्लेटलेट्स में डेवलप होती हैं। प्लेटलेट्स का जो डायमीटर है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर होता है, एंड दे कंटेन लार्ज लोब्ड न्यूक्लियस। इनके अंदर बड़ा और लोब फॉर्म के अंदर, लोब का मतलब होता है, लोब का मतलब होता है खंड, इसको आप बोल सकते हैं। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 3 लाख पर क्यूबिक mm या पर लीटर होती है हेल्दी अडल्ट में, और कभी कभी इनकी नॉर्मल रेट जो 1.5 लाख से 3 लाख है वो बहुत ज्यादा 5 लाख तक भी हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो वर्ड है वो लो प्लेटलेट काउंट के लिए है, और थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है वो इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स के लिए आता है। थ्रोम्बोसाइटोपुरपुरा नाम सुना है आपने एक डिजीज का? थ्रोम्बोसाइटोपुरपुरा क्या होती है बीमारी? थ्रोम्बोसाइटोपुरपुरा होता है। क्या होता है बताइए? रेड रेड रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, पर उसमें थ्रोम्बोसाइटिक वर्ड का क्या क्या मतलब है उसमें? यह पुरपुरा आपने बताया रेड रेडिश, रेड रेड स्पॉट जो है वो हो जाते हैं। बताओ। इसमें थ्रोम्बोसाइटिक का क्या रोल है मतलब? सर प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है। प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट। हाँ बिल्कुल सही है वो तो। तो सर ये जो डिजीज देखिए, है इसमें क्रिटिकल काउंट कम होता है। थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा रेयर जेनेटिक डिजीज है जिसके अंदर थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो ब्लड क्लोट बनाने लग जाती हैं अंडर द स्किन ऑफ ब्लड वेसल, अंडर द स्किन की जो ब्लड वेसल्स है उनमें छोटे छोटे ब्लड क्लोट जो है वो बन जाते हैं। रेयर डिसऑर्डर होता है ये। इसके लिए जीन फैक्टर, हेरिडिटरी, ये सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है आपको पता है? हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है प्रिवेंट द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो ब्लीडिंग जो हो रही है उसके ब्लड फ्लो को रोकने का। तो ये कैसे रुकता है? इट इज ए सीरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हम ब्लड क्लोट मैकेनिज्म या हीमोस्टेसिस कह सकते हैं। फर्स्ट है वैसो, 3 नहीं होते एक्चुअली 4 होते हैं। कुछ राइटर 3 भी कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं, क्योंकि जो फाइनली जो प्रोसेस होता है फाइब्रिनोलाइसिस उसको कुछ
ऐड करते हैं राइटर, कुछ ऐड नहीं करते हैं, अपन ऐड करके चलेंगे। तो इस तरीके से आप ये मानिए 4 मैकेनिज्म होते हैं उसमें। ब्लड क्लोट की जो प्रक्रिया है, हिंदी में आप समझे हैं, रक्त का थक्का कैसे जमता है, इसके 4 प्रोसेस हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लग फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोट, और फाइनली फाइब्रिनोलाइसिस। ये 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला है वैसोकंस्ट्रिक्शन, नंबर सेकंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, नंबर थर्ड है कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लोट, और नंबर फोर्थ है फाइब्रिनोलाइसिस। ये 4 स्टेप्स होते हैं इसमें, अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। वैसो इज द टर्म, इट मींस ब्लड वेसल्स। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है संकुचन। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना यानी उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, संकुचन हो जाना। तो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाएगा। अब आप एक एक चीज को बोर्ड पे समझाने का प्रोसेस है ये पूरा का पूरा, वैसे समझ में नहीं आता पर फिर भी आई ट्राई बेस्ट, नहीं तो हम कल परसों से बोर्ड शुरू करेंगे। मैं तो फिर बोर्ड मेरे पास रखा हुआ है, मैं बोर्ड भी लिया आपके लिए कहीं से, पर करते हैं अब। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? व्हेन प्लेटलेट्स कम इनटू कांटेक्ट विथ डैमेज्ड, एक एक चीज को समझ के चलिएगा तब आपको ये समझ में आएगा, प्रोसेस ध्यान रखिएगा। व्हेन प्लेटलेट्स comes into contact with the damaged blood vessels, their surface become sticky and adhere to the damaged wall. जब जो जब आपके स्किन पे कहीं कट लगता है किसी की वजह से, कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से कट लग जाता है, तो स्किन में उस कट के साथ में जो वहां पे फाइन जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वहां पे, वो डैमेज हो जाती हैं। तो डैमेज हो जाने की वजह से जो वो डैमेज्ड वॉल है, जो क्षतिग्रस्त दीवार है, वो क्षतिग्रस्त दीवार जो है वो मोर स्टिकी हो जाती है। मोर स्टिकी का मतलब वो वाल चिपचिपी हो जाती है। जो वाल कटी ना, ब्लड वेसल्स की जो वाल कटी है, वो कटी हुई वाल बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, उस ब्लड वेसल्स में बहता हुआ जो प्लेटलेट बहती हुई जो प्लेटलेट्स हैं, वो सारी की सारी उसके वहां पे चिपकने लग जाएगी उस वॉल के ऊपर। कौन सी वॉल के ऊपर? जो वॉल कटी हुई है, जो वॉल डैमेज्ड है वहां पे। अब नेक्स्ट देखिए, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन यानी सीरोटोनिन, जो डैमेज्ड वॉल है, वो डैमेज्ड वॉल से एक केमिकल सब्सटेंस जिसको आप सीरोटोनिन कहते हैं, वो सीरोटोनिन रिलीज होने लग जाएगा उन डैमेज्ड वॉल से। क्या करेंगे वो फिर? कॉजिंग द ब्लड वेसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट, वो उस ब्लड वेसल्स की वॉल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है उस साइट पे, कौन सी साइट पे? इंज्यूर साइट पे, चोटिल ग्रस्त जो जगह है, उस जगह पे ब्लड के फ्लो को रोक कम कर देगा, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो ब्लड का फ्लो उस साइड पे कम हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए आप, अदर केमिकल्स दैट कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आर थ्रोम्बोक्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द डैमेज्ड ब्लड वेसल्स देमसेल्फ। इसके अलावा जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स हैं, वो भी थ्रोम्बोक्सिन एंजाइम है ये, उसको रिलीज करेंगी, वो भी फर्दर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को स्टिमुलेट करेगा, यानी ये भी यही काम करेगा जो काम सीरोटोनिन कर रहा है। अब आप देखते, तो ये तो पहला काम हो गया वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का। सबसे पहले तो उस ब्लड के फ्लो को कम करना है, ताकि हाँ वहां पे प्लग का फॉर्मेशन हो सके, यानी कि टेम्पररी सील बन सके ब्लड के फ्लो को रोकने का, यही एक सबसे पहला काम होता है। नंबर सेकंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसके बाद में क्या होगा? द अडहेरेंट प्लेटलेट्स क्लम्प टू ईच अदर एंड रिलीज अदर सब्सटेंस इंक्लूडिंग एडीपी। वो जो इंज्यूर साइट है, जो चोटीग्रस्त जो ब्लड वेसल्स है, वहां पर जो प्लेटलेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में क्लम्प हो जाएंगी। क्लम्प का मतलब एक प्लेटलेट दूसरी, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से वो एक गुच्छा सा बना लेंगी प्लेटलेट्स उस जगह पे जहां पे ब्लीडिंग साइट हो रही है।
फिर क्या होगा वहां पे, वो जो प्लेटलेट्स हैं वो एडीपी का फॉर्मेशन करेंगी, एडीपी रिलीज करेंगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का काम ये होगा कि वो ज्यादा सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर जितनी भी प्लेटलेट्स मौजूद हैं उन सभी को वो अट्रैक्ट करेगा कि आप जो ब्लीडिंग साइट है वहां पर पहुंचो। ज्यादा से ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स आर अट्रैक्टेड इन रेस्पॉन्स टू एडीपी विच इज सेक्रेटेड और रिलीज्ड बाय द अडेरेंट प्लेटलेट्स। जो साइट है, जो जगह है जहां पे ब्लड क्लॉट होना है, उस जगह पे जो चिपकी हुई क्लैंप जो प्लेटलेट्स हैं वो एडीपी का फॉर्म, एडीपी रिलीज करेंगी। एडीपी जो है वो सर्कुलेटिंग ब्लड में जितनी भी प्लेट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी ये। अब क्या होगा, प्लेटलेट टू द अफेक्टेड साइट, पासिंग प्लेटलेट्स adhere to the damaged vessels and they too release their chemicals। उसके बाद में जो पासिंग प्ले मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा जितनी प्लेटलेट्स वहां पे चिपकेंगी वो सारी की सारे अपनी और ज्यादा केमिकल्स को रिलीज करेंगी। तो आप ये देखिएगा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था ब्लड क्लोट मैकेनिज्म जो है वो नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा का सारा मैकेनिज्म पॉजिटिव फीडबैक है। क्यों है, देखिए इसका यही एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जो प्लेटलेट्स हैं वो एडीपी रिलीज कर रही हैं। एडीपी क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स जो है वो अफेक्टेड साइट पे आए। अब जितनी ज्यादा प्लेटलेट्स अफेक्टेड साइट पे पहुंचेगी वो प्लेटलेट्स उतनी ज्यादा एडीपी का फॉर्म एडीपी रिलीज करेंगी, तो और ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स अफेक्टेड साइट पे आएगी। तो ये पॉजिटिव फीडबैक हुआ। नेक्स्ट देखिए, दिस इज ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बाय व्हिच मेनी प्लेटलेट्स रैपिडली अराइव एट द साइट ऑफ वेस्कुलर डैमेज एंड क्विकली फॉर्म ए टेम्पोररी सील कॉल्ड प्लेटलेट प्लग। ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स उस अफेक्टेड साइट पे पहुंच करके जहां पे वेस्कुलर का मतलब था ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है, वहां पर वो एक टेम्पोररी, यानी टेम्पररी का मतलब आप समझते हैं ना, कम समय के लिए एक सील बनाते हैं, एक जाल जैसा बना देते हैं, उसको हम प्लेटलेट प्लग कहते हैं। अभी ये स्टेबल नहीं है, ये प्लेटलेट प्लग मजबूत नहीं है, वीक है, कमजोर है, पर ये मान लीजिए आप ये प्लेटलेट प्लग बनाए, उसको हम कहते हैं सेकंड प्रोसेस को प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। उसके बाद में नंबर थर्ड देखिए स्टेप क्या होगा, कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लोटिंग होगा। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप्स में इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है, इन्वॉल्विंग ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद फ्यू स्टेप्स। कुछ स्टेप्स के साथ में ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। रिलेटेड फैक्टर्स आर शोन इन देयर नंबर्स रिप्रेजेंट टू ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड rather than their order of participation in clotting process। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ब्लड क्लोट करने के लिए जो रिलेटेड फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड क्लोट के अंदर, जो ब्लड क्लोट मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करते हैं या उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी को ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स कहते हैं। और याद रखिएगा उनका जो नंबरिंग है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 1 2 3 7, वो हमेशा रोमन में लिखा जाता है। और जो नंबर 1 है वो इसलिए नंबर 1 नहीं है कि उसका बहुत बड़ा रोल है ब्लड क्लोटिंग में। नंबर 1 उसका नाम इसलिए दिया गया है कि उसकी खोज इसी जगह पे हुई थी। नंबर 1 पे सबसे पहले जिस फैक्टर की डिस्कवरी हुई थी वो 1 हो गया, उसके बाद में जो जिसकी खोज हुई वो सेकंड हो गया। इस तरह से इनका नंबरिंग है। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि नंबर 1 पे उसका नाम है मतलब वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ब्लड क्लोटिंग में। अपन बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहा हूं मैं। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन, ये सारे के सारे जो है ये इन सब के सोर्स वगैरह ये सारा आप देख लीजिए, ये क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। इनमें ये रोमन लेटर्स में लिखे हुए हैं और इनमें नंबर 1 पे फाइब्रिनोजन की खोज हुई थी, इसलिए फाइब्रिनोजन नंबर 1 पे है। अब रेदर देन दिस ऑर्डर पार्टीशन क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अनसॉल्युबल
fibrous fibrin mesh that trap blood cells and is much stronger than the rapidly forming platelet plug. इसका मीनिंग ये हुआ कि ब्लड क्लोटिंग को लीड किया जा सकता है इस तरह से कि एक फाइब्रस फाइब्रिन का जाल जो है वो ब्लड वेसल्स में बन जाता है, जो कि अनसॉल्वेबल अनडिजॉल्व होता है, यानी जो घुल नहीं सकता, और जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। किससे? प्लेटलेट जो प्लग फॉर्मेशन हुआ था उससे ज्यादा वो रैपिडली तेजी से बनता है, स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है, और फाइब्रिन से बनता है। अब देखिए, एट द फाइनल स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस, ब्लड क्लोटिंग का जो फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेप्स है, उसके अंदर द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्ट ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है एक, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। उसके ऊपर जब आप अपना इफेक्ट डालेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन उसके बाद में एक्ट ऑन द अनदर प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन। उसके बाद में थ्रोम्बिन जो है वो एक और प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन है, जिसको ऊपर अपना इफेक्ट डालेगी तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फाइब्रिन क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रॉन्ग मजबूत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा संरचना है। तो बहुत सारे धागे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए बहुत सारे धागे आपस में उलझ के और परमानेंट सील बना लेते हैं, जिसे को आप कहते हैं क्लोट। थक्का जिसका जमना मजबूत होता है, परमानेंट जम जाता है, ये होता है ब्लड क्लोट। अब बात यहाँ ये आती है कि सर प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट तो किया जा सकता है थ्रोम्बिन में, लेकिन ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहाँ से आ गए जो उस प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे? तो उसका आंसर है, देखिए यहाँ नीचे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स आर फॉर्म्ड बाय टू प्रोसेस। प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर है ये दो प्रोसेस से बनते हैं, द एक्सट्रिंसिक एंड द इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी रास्ता, और इंट्रिंसिक होता है अंदरूनी रास्ता। दो रास्तों से बनते हैं ये, बाहरी रास्ता और अंदरूनी रास्ता। तो अब आप देखिए इसके बारे में, विच ऑफन अकर टुगेदर, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये जो काम है ये दोनों एक साथ चलते हैं। द एक्सट्रिंसिक पाथवे अकर्स रैपिडली, जो बाहरी जो वे है, जो बाहरी जो एक्सट्रिंसिक जो पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब आप समझ लीजिए आउटसाइड द बॉडी, और इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब था इनसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड द बॉडी यानी एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो बहुत तेजी से होता है, विद इन द सेकेंड में हो जाता है। व्हेन देयर इज ए टिश्यू इंजुरी आउटसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम के बाहर कोई टिश्यू इंजुरी हो जाती है तो विद इन सेकेंड्स में बहुत तेजी से जो पाथवे प्रोड्यूस होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे है। डैमेज टिश्यू रिलीज ए केमिकल, ध्यान से सुनिएगा, डैमेज टिश्यू जो ब्लीडिंग साइट है, जो डैमेज ब्लीडिंग साइट पे जहाँ टिश्यू डैमेज हो गए, वहां डैमेज्ड टिश्यू जो है वो एक केमिकल कॉम्प्लेक्स को रिलीज करते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और आप इसको टिश्यू फैक्टर भी कह सकते हैं और आप इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कह सकते हैं। ये क्या करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन? इनिशिएट क्लोटिंग। इनिशिएट का मतलब पहल करता है, शुरुआत करवा देता है क्लोटिंग की, इसका ये काम है। इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में देखिए, द इंट्रिंसिक पाथवे इज स्लोअर, ये धीमा होता है। वो एक्सट्रिंसिक पाथवे जहां फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट हो रहा है, ये धीरे हो रहा है, 3 से 6 मिनट लेगा। एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होता, उसके बाहर होगा। मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा एक तरीके से। इट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द वेस्कुलर एंडोथेलियम। देखिए अब आप, इट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द वेस्कुलर एंडोथेलियम एंड द एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स अडरिंग टू इट। ये वो काम है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। कहाँ पे?
ये वाला वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन, ये जो बताया ना, ये वाली बात। ओवर टाइम द क्लोट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्क्वीज सीरम आउट। जब सीरोटोनिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो बनी बनाई सी बात है कि सीरोटोनिन वो जो क्लोट बना है उस क्लोट को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो जब वो क्लोट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा में जो सीरम होता है वो सीरम बाहर आ जाएगा। और सीरम क्या है? एक क्लियर स्टिकी लिक्विड होता है विच मेड अप ऑफ blood plasma that has had its clotting factor removed। उसमें से सारे के सारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, सारे के सारे फैक्टर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो आपका क्लोट बनेगा, जो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बनेगा, स्थिर बनेगा। और ये प्रोसेस आपका हो गया ब्लड क्लोट मैकेनिज्म का। उसके बाद में डे बाय डे ओवर, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो रेड ब्लैक कलर का जो क्लोट बना था वो धीरे धीरे साइड में से वो ऑटोमेटिकली हटने लग जाता है। आप जानबूझ के उसको हटाएंगे तो वापस से आपने उसके प्रोसेस में छेड़छानी कर दी तो वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आप उसको नहीं छेड़ रहे हैं तो साइमुलटेनियसली वो धीरे 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 साइड में से, कॉर्नर में से वो क्लोट हटता जाएगा, हटता जाएगा। एक दिन पूरा का पूरा क्लोट जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा, हट जाएगा, और पूरी की पूरी स्किन जो है वो आपकी न्यू आ जाएगी। आपकी वुंड जो है वो कंप्लीट हील हो चुकी होगी और आपका क्लोट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, जो होगा चौथे प्रोसेस के द्वारा, जिसको अपन कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। ये वाला क्या होगा इसमें? आफ्टर द क्लोट फॉर्म्स, क्लोट बन गया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट एंड रिपेयरिंग द डैमेज्ड ब्लड वेसल्स इनिशिएट। उसके बाद में क्लोट को हटाने की प्रक्रिया और जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स है उनकी रिपेयरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। डिसमेंटलिंग ऑफ द क्लोट, डिसमेंटलिंग का मतलब होता है क्लोट को हटाना, डिसमेंटल कर देना, उसको हटा देना। डिसमेंटलिंग ऑफ द क्लोट इज नॉन एज फाइब्रिनोलाइसिस। आप इसका संधि विच्छेद करिए फाइब्रिनोलाइसिस का। फाइब्रिनो का मतलब फाइब्रिन, लाइसिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना। लाइसिस इज द प्रोसेस, मैंने आपको इसका वो भी बताया था ना, ये सफिक्स है, ये एक्चुअली में किसी वर्ड के पीछे लग रहा है। तो लाइसिस का मतलब था नष्ट हो जाना, तो फाइब्रिन का नष्ट हो जाना फाइब्रिनोलाइसिस। इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में ए स्लजिश सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मिनोजन, ब्लड में एक अनादर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिस प्रोटीन को हम प्लाज्मिनोजन कहते हैं। ये प्लाज्मिनोजन इज प्रेजेंट इनटू द क्लोट, ये क्लोट में प्रेजेंट होती है, एंड कन्वर्टेड टू द एंजाइम प्लाज्मीन by an activating factor released by damaged endothelial cells। जो क्षतिग्रस्त एंडोथीलियल कोशिकाएं सेल्स वहां पे प्रेजेंट थी, उनमें उनमें जो फैक्टर प्रेजेंट है वो फैक्टर की वजह से प्लाज्मिनोजन जो है वो प्लाज्मीन में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्लाज्मीन क्या करता है? प्लाज्मीन इनिशिएट द ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन इनटू सॉल्युबल प्रोडक्ट्स that are treated as waste and removed by phagocytosis। प्लाज्मीन जो है वो फाइब्रिन का दुश्मन है एक तरीके से। प्लाज्मीन उस फाइब्रिन को ब्रेक डाउन कर देगा और उसको सॉल्युबल फॉर्म में बना देगा, यानी उसको डिसॉल्व कर देगा धीरे धीरे एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। बाय द प्रोसेस ऑफ द फैगोसाइटोसिस वो पूरी की पूरी फाइब्रिन जो है वो खत्म कर दी जाएगी, नष्ट कर दी जाएगी। Once the thrombus is removed, थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लोट,
एक बार ब्लड क्लॉट रिमूव हुआ, द हीलिंग प्रोसेस रीस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द वेसल्स वॉल। जो वुंड हीलिंग प्रोसेस होता है वो वापस से रीस्टोर हो जाता है और आपकी जो वेसल्स जो दीवारें हैं उसकी इंटीग्रिटी वापस से आ जाती है, वापस से वेसल्स वॉल कंप्लीट हो जाती है, नई बन जाती है। वो तो था ब्लड क्लोटिंग। और वो दूसरा जो प्रोसेस है वो है वुंड हीलिंग। घाव कैसे भरेगा वो अलग प्रोसेस है, वो टिश्यू में होगा। अपन यहाँ ब्लड क्लोट थ्रोम्बोसाइट्स के ऊपर कर रहे हैं सारा प्रोसेस। थ्रोम्बोस वुंड हीलिंग कैसे होती है ये मैं आपको आज या कल की क्लास में वुंड हीलिंग के प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा। ये आपकी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद में आपका ब्लड चैप्टर कंप्लीट हो गया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस ये एक डिजीज कंडीशन है जो RH फैक्टर से रिलेटेड है। इट इज द डिसऑर्डर ऑफ एन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड द फीटस। मदर और फीटस के बीच में RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से पैदा होने वाला ये एक डिसऑर्डर है। ड्यूरिंग ए नॉर्मल प्रेगनेंसी, जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, मदर ब्लड एंड फीटल ब्लड डू नॉट मिक्स इन द प्लेसेंटा। मदर और फीटस का ब्लड जो है वो कभी भी मिक्स नहीं होता प्लेसेंटा के अंदर। तो मदर का ब्लड भी प्लेसेंटा को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मदर का ब्लड जो प्लेसेंटा में जा रहा है उस ब्लड में न्यूट्रिशियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, उस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये दोनों ही शिशु को चाहिए। उधर से शिशु को जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगी तो शिशु अपने जो डेवलपिंग फीटस है वो अपनी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 वाला जो ब्लड है वो वापस प्लेसेंटा की तरफ लेके आएगा, जहां से फिर प्लेसेंटा उसको मैटरनल वीनस ब्लड में डाल देगा। तो एट साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ब्लड there is no mixing of fetal and maternal blood into the placenta. प्लेसेंटा में कोई मिक्सिंग वहां पे नहीं होता है। अब क्या होगा देखिए आप, तो यदि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, जब डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, यानी आफ्टर बर्थ, दैट फॉलो द बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी का बर्थ होने के बाद में जब प्लेसेंटा को रिमूव किया जाता है तब क्या होगा, सम फीटल ब्लड में एंटर इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन। वही भी तो बाहर आ गया। अब उसके बाद में जब प्लेसेंटा को अम्बिलिकल कोड के साथ में उस प्लेसेंटा को भी बाहर खींचा जाता है तो उस समय कुछ फीटल ब्लड जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर चला गया। बच्चे का जो ब्लड है वो कुछ अमाउंट में माँ के ब्लड के सर्कुलेशन में मिल गया। अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। इफ द वुमन इज RH नेगेटिव एंड हर बेबी इज RH पॉजिटिव, यदि मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, दिस एक्सपोज द वुमन टू RH पॉजिटिव RBCs। इन रेस्पॉन्स her immune system will now produce anti-RH antibodies following the first delivery। इसका मतलब जब फीटल ब्लड की कुछ मात्रा जब मैटरनल ब्लड में पहुंच जाएगी, ध्यान रखिएगा सब लोग, आपकी नॉलेज के लिए भी है ये चीज, कुछ ब्लड की कुछ अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड जो है वो मैटरनल ब्लड में चला जाएगा। और ऐसी कंडीशन में यदि मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में वुमन जो है वो RH पॉजिटिव RBCs डेवलप करेंगी। मदर भी RH पॉजिटिव हो गई। अब तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो फीटल ब्लड, जो ब्लड सेल्स, फीटस के ब्लड की जो ब्लड सेल्स मैटरनल ब्लड के अंदर पहुंची, वहां पर उनको मैटरनल ब्लड की जो ब्लड सेल्स है वो एंटीजन के रूप में उसको महसूस करेंगी और उसके प्रति वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर लेगी।
कोई दिक्कत नहीं हुई मदर को। जो फीटल ब्लड की जो आरबीसी वहां पे पहुंची, उनको वो एंटीजन के रूप में रिकॉग्नाइज करेगी और रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगी। अब आप देखिए फर्स्ट डिलीवरी तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या होगा इन ए सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी, उसके बाद में मदर जब सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करती है, these maternal antibodies will cross the placenta। वो जो एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में बन गई थी, वो प्लेसेंटा को, कब सेकंड प्रेगनेंसी की बात करें, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो दोनों बिल्कुल नॉर्मल है, जिंदगी में दोनों को कुछ नहीं होना, पहले बच्चे को कुछ नहीं होगा और मदर को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो मैटरनल माँ के ब्लड में जो एंटीबॉडीज फर्स्ट प्रेगनेंसी में बन गई थी, जब बच्चे का ब्लड उसके मैटरनल ब्लड में चला गया था, तब की बात कर रहे हैं, वो एंटीबॉडीज विल क्रॉस द प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा एंड एंटर द फीटल सर्कुलेशन। जो फीटस का जो सर्कुलेशन है उसके अंदर वो एंटर करके और फीटस की बॉडी में एंटर कर जाएंगी। वो क्या, वो एंटीबॉडीज। इफ दिस नेक्स्ट फीटस इज आल्सो RH पॉजिटिव, यदि जो सेकंड जो बेबी कंसीव हुआ है, यदि ये RH पॉजिटिव है, the maternal antibodies will cause destruction hemolysis of the fetal RBC। उस कंडीशन में मदर की वो एंटीबॉडी जब उस बेबी के ब्लड में जाएंगी, तो बेबी का जो खुद की जो आरबीसी, उसकी बोन मैरो खुद जो आरबीसी बना रही है, उन सबको वो डिस्ट्रक्ट करने लग जाएगी, हीमोलाइसिस, जिसको आप बोल सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्ट जो बन रही है, यानी इमेच्योर फॉर्म ऑफ एरिथ्रोसाइट जो होती है, एरिथ्रोब्लास्ट वही तो आगे चल करके मैच्योर बनेगी, एरिथ्रोब्लास्ट ही तो एरिथ्रोसाइट बनेगी। उससे पहले ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी नष्ट हो जाएंगी, वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उन फीटल आरबीसी का। और अब क्या होगा, इन सीवियर केस दिस में रिजल्ट इन डेथ ऑफ फीटस, कम कंडीशन में फीटस की डेथ हो जाएगी। मच बेटर देन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका कोई, जितनी गंभीर ये बीमारी आपको अभी दिखने में लग रही है, इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही इजी है, ये आप देखिए। मच बेटर देन ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट करने से बढ़िया ये है कि इट्स प्रिवेंशन, इसको रोक दिया जाए, इस बीमारी को ही ना होने दिया जाए। इसके लिए क्या करते हैं, इफ ए RH नेगेटिव वुमन डिलीवर्स ए RH पॉजिटिव बेबी, यदि एक RH नेगेटिव मदर एक RH पॉजिटिव बेबी, कौन सा बेबी, सेकंड बेबी, इफ ए RH नेगेटिव वुमन डिलीवर्स RH पॉजिटिव बेबी, शी शुड बी गिवन रोगैम विद इन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 72 घंटे के भीतर जो है, ये एक एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये RH कॉम is a RH antibody that will destroy any fetal RBC that have entered the mother circulation before her immune system can respond and produce antibody। इसका मतलब क्या हुआ, मदर को ये एंटीबॉडी जो है, ये पहले ही 72 घंटे से पहले, आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के 72 घंटे के भीतर यदि आपने मदर को ये इसको आप एंटी डी भी बोल सकते हैं, एंटी डी कह लीजिए या रोजेम कह लीजिए, एक ही बात है। तो रोजेम जो RH एंटी RH वो है एंटीबॉडी, यदि आपने ये मदर के लगा दी, मदर को एडमिनिस्टर कर दिया, तो मदर फीटस की जो आरबीसी मदर के ब्लड में पहुंची थी, वहां इससे पहले कि मदर का इम्यून सिस्टम उसके प्रति एंटीबॉडीज पैदा करे, इससे पहले ही उन सभी आरबीसीज को नष्ट कर दिया जाएगा इस एंटी डी, या जिसका दूसरा नाम है रोगैम, के द्वारा। द रोगैम एंटीबॉडीज देमसेल्व्स ब्रेक डाउन विद ए फ्यू। उसके बाद में ये जो रोगैम एंटीबॉडीज है, ये मदर के ब्लड में से कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाएंगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बीमारी कहलाती एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। आपका ब्लड का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसकी स्लाइड में अभी आपको लेट आवर में इसकी स्लाइड ही भेज दूंगा,
और कल सुबह की क्लास का शेड्यूल भी मैं आपको भेज दूंगा। और